आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आज हम नील की खेती के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है उसका मूल कारण नील की खेती ही थी। तो नील की खेती सर्वप्रथम भारत में बंगाल में 1777 ईस्वी में प्रारंभ की गई। नील की खेती संबंधित जमीन को बंजर बना देती थी। इसके लिए किसान इसकी खेती करने के लिए तैयार नहीं होते थे, परंतु यूरोप में नील का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। ब्रिटिश के लिए यह एक फायदे का सौदा था, इसलिए वो किसानों से मनमानी ढंग से नील की खेती करवाते थे। बदले में उन्हें नील का जो बाजार मूल्य था उसका 2 से 3% का भुगतान किया करते थे। इसके कारण किसानों की स्थिति गड़बड़ा गई, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। फलस्वरूप 1859 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया और एक विद्रोह का आगाज हुआ, जिसको हम इतिहास में नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इसका सजीव चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वहीं बिहार के संदर्भ में हम देखें तो 1850 ईस्वी में चंपारण का जो क्षेत्र था, जो क्षेत्र कभी गन्ना के लिए प्रसिद्ध था, अभी भी वह गन्ना के लिए ही प्रसिद्ध है, वह क्षेत्र नील के लिए प्रसिद्ध हो गया था। वहां सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल गन्ना न होकर नील हो गई थी। 1859 के नील विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने पचकठिया प्रणाली 1860 ईस्वी में लाया, जिसके तहत 1 बीघा जमीन अगर किसी किसान के पास है तो उसमें से उसे 5 कट्ठे जमीन पे नील का उत्पादन करना होता था और शेष जमीन पे उसकी जो मर्जी है उससे वो फसल बो सकते हैं। 1867 में चंपारण के लाल सरिया नामक एक जगह है, वहां पे किसानों ने पुनः पचकठिया प्रथा का विरोध किया और उन्होंने नील खेती करने से पुनः मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फिर 1867 ईस्वी में 3 कट्ठिया प्रणाली लागू किया, जिसके तहत 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पे नील उगाना अनिवार्य कर दिया गया और शेष 17 कट्ठा किसानों के मर्जी पे छोड़ दिया गया। हालांकि सन 1900 के बाद जर्मनी में सिंथेटिक नील का उत्पादन प्रारंभ हुआ, जो प्राकृतिक नील जो भारत में उपजाई जाती थी उसके मूल्य की तुलना में बहुत ही सस्ती थी। फिर भी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जो थे, वो भारत में नील की खेती के प्रति जो उनका पॉलिसी था 3 कट्ठिया प्रणाली, उसमें उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया और यहाँ पर किसानों का शोषण करते रहे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 9 जनवरी के दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशानुसार वो भारत भ्रमण करने का निश्चय किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कहा कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले आपको सर्वप्रथम भारत का भ्रमण करना हो चाहिए और हर एक भारतीय लोगों की पीड़ा को नजदीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। जिसके बाद गांधी जी भारतीय जनता के बीच गए, भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता का शोषण कर रही है और भारतीयों के मन में ब्रिटिश के प्रति, ब्रिटिश लोगों के प्रति बहुत ही भय का माहौल है। वे उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। इसके बाद भारतीयों के लिए जन कल्याणकारी योजना शुरू कराने के लिए गांधी जी ने रणनीति बनाई और इस कड़ी के तहत उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फंसे ब्रिटेन को सहायता करने की सोची और भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में जाकर के लोगों से ब्रिटिश की सेना में, ब्रिटिश फौज में भर्ती होने के लिए अपील करने लगे, जिसके कारण कुछ लोगों के द्वारा उन्हें सेना का सार्जेंट भी कहा गया। वहीं ब्रिटिश सरकार इससे खुश होकर के उन्हें कैसर हिंद की भी उपाधि दिया, जिसे बाद में उन्होंने लौटा दिया। इस बीच चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल अपने साथ एक वकील ब्रजकिशोर प्रसाद को लेकर के लखनऊ पहुंचते हैं। वहां 1916 में कांग्रेस का आयोजित था, वहां महात्मा गांधी को आना था। यह बात की जानकारी राजकुमार शुक्ल को पहले से ही थी और उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो वहां पहुंचते हैं और गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह करते हैं और यहाँ के किसानों की जो स्थिति है, दुर्दशा है, उसके बारे में वो गांधी जी को बतलाते हैं। इस बीच गांधी जी के सहयोग से राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने का भी मौका मिला और कांग्रेस के उस अधिवेशन में अंग्रेजों द्वारा जो चंपारण के किसानों पर जुल्म किया जा रहा था उसके विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित हो गया। गांधी जी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ल को उन्होंने लखनऊ में गंभीरता से नहीं लिया था। उनके बहुत कहने पर उन्होंने इतना कह दिया, ठीक है, मैं अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा, परंतु आप जो हमें बताए हैं यहाँ चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे
बारे में जो आप बता रहे हैं उस पर मैं तभी बोलूंगा जब मैं उसे अपनी आंखों से वहां जाकर के देखूंगा और परखूंगा। और उन्होंने यह भी लिखा है कि इससे पहले वो चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के बाद गांधी जी को कुछ समय के लिए कानपुर जाना था। पंडित राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे कानपुर भी वहां पहुंच गए और पुनः उनसे चंपारण चलने का आग्रह किया, जिस पर गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं कलकत्ता आऊंगा, फिर वहां से चलूंगा। इस बीच राजकुमार शुक्ल चंपारण आ गए और वे गांधी जी के साथ पत्राचार करते रहे। उन्होंने पुनः गांधी जी को पत्र लिखा। फिर जवाबी पत्र में गांधी जी ने बताया कि 7 मार्च 1917 को उनका कलकत्ता आगमन है, अगर वो वहां आ सकते हैं तो वो उनके साथ बिहार के लिए, चंपारण के लिए प्रस्थान करेंगे। हालांकि वो पत्र राजकुमार शुक्ल को देर से मिली, फिर भी वह कलकत्ता गए। वहां जाने के बाद मालूम चला कि गांधी जी यहां से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। फिर उन्होंने गांधी जी के साथ पत्राचार किया। पुनः गांधी जी उन्हें पत्र लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि वो 3 अप्रैल 1917 ईस्वी को कलकत्ता आ रहे हैं और वहां वो भूपेंद्र नाथ बोस के घर पे ठहरेंगे। भूपेंद्र नाथ बोस जिन्होंने 1914 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। राजकुमार शुक्ल कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं और 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को वो गांधी जी के साथ पटना के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। गांधी जी अपने संस्मरण में आत्मकथा में लिखते हैं कि यात्रा के क्रम में मुझे ऐसा अनुभव हो गया था कि राजकुमार शुक्ल बहुत ही सीधे साधे आदमी है। फिर वे 10 तारीख को 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचते हैं। पटना में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पे जाते हैं। वहां पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आवास पे नहीं है। उनके यहाँ जो केयर टेकर था, नौकर था, वो गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कोई मुवक्किल अपने वकील साहब से मिलने आया हो। गांधी जी अपने आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के स्वभाव का आदी तो मैं हो ही चुका था। फिर मजहरुल हक वहां आते हैं और गांधी जी को अपने आवास पे ले जाते हैं। पुनः उसी तिथि को 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को ही गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, जहां 10 बजे रात में मुजफ्फरपुर जंक्शन पे उतरते हैं और वहां उनका स्वागत भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट के प्राचार्य आचार्य जेबी कृपलानी, जो अभी एलएस कॉलेज है, वहीं उसी का नाम पहले भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट था, अपने कुछ छात्रों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और एलएस कॉलेज के छात्रों ने गांधी जी की बग्घी गाड़ी को अपने हाथों से खींचकर कॉलेज कैंपस में लाया था, जिसका संस्मरण गांधी जी अपने आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग में भी लिखते हैं। बाद 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी मोतिहारी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, जहां उन्हें किसानों से साक्षात्कार करना था। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि यह इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और यह अक्षरशः शब्दशः सही है कि मैं दरअसल चंपारण में किसानों का नहीं बल्कि भगवान सत्य और अहिंसा का साक्षात्कार कर रहा था। किसानों की समस्या को जानने के बाद गांधी जी वहां तिनकठिया प्रणाली के विरोध में एक अहिंसक आंदोलन चालू करते हैं, जो इतिहास में चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है सो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। और गांधी जी का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर कोई भारत में है तो वो चंपारण आंदोलन का जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है तो वही है। इस आंदोलन के इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप 29/11/1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि अधिनियम विधान परिषद में पेश किया गया, जिसे 1918 ईस्वी में पारित कर दिया गया और तब से तिनकठिया प्रणाली चंपारण क्षेत्र में समाप्त कर दिया गया। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि चंपारण का जो सत्याग्रह था, इससे पहले गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे भारत के लिए, परंतु इस सत्याग्रह में जो उन्हें सफलता मिली, इसके बाद उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि मिली। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया और उनका जो वेशभूषा भी हम देख रहे हैं कि वो अपने शरीर को एक धोती से ही ढके रहते हैं, यह पोशाक उन्होंने चंपारण में ही आकर के अपनाया था। अगले दिन फिर हम कोई दूसरा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।